हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अपने वही मोस्ट रिपीटेड पेडागोजी क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन तक हम अपने लास्ट की वीडियोज में कर चुके हैं। आज हम 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? कौन से स्थूलगामक कौशल की? हमारे कौशल कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म होता है और दूसरा स्थूल होता है। इसमें स्थूल का पूछा है। फर्स्ट है ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, चलना और दौड़ना। तो हमारा स्थूलगामक कौशल कौन सा होता है? जिसमें हम अपने हाथों पैरों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने दोनों हाथों से किसी चीज को उठाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, या फिर ऐसा कोई काम जिसमें हमारा पूरा जो शरीर है वो मूवमेंट करता है, वो हमारा होता है स्थूलगामक कौशल। और दूसरा सूक्ष्मगामक कौशल कौन सा होता है? जिसमें हम बहुत बारीकी से काम करते हैं। जैसे अपनी हाथों की उंगलियों से हम कोई काम करते हैं, बहुत जो बारीकी वाला काम होता है वो होता है हमारा सूक्ष्मगामक कौशल। तो ऑप्शन से ही आपको समझ आ जाएगा। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, एक ब्रश लेनी है और ये आपका पेपर है, इस पर हमें क्या करनी है? पेंटिंग करनी है। तो ये हमारा एक बारीकी वाला सफाई वाला काम है, बहुत छोटा सा सूक्ष्म सा काम है। तो ये होगा सूक्ष्मगामक कौशल में। ठीक है। नेक्स्ट है पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना। छोटे छोटे पेपर के टुकड़े काटने हैं और हमें क्या करना है? इनको चिपकाना है। तो ये भी सफाई वाला काम है, बारीकी वाला काम है, ये आएगा सूक्ष्म में। नेक्स्ट है सुई में धागा डालना। ये तो आपको सभी को पता होगा कि सुई में धागा डालना एक बहुत बारीकी छोटा सा सूक्ष्म सा काम है। तो ये भी सूक्ष्मगामक कौशल में आएगा। नेक्स्ट है चलना और दौड़ना। इसमें हमारा पूरा शरीर मूवमेंट कर रहा है, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसमें कोई बारीकी वाला काम नहीं है। तो ये हमारा हो गया स्थूलगामक कौशल। 4th नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है? परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो हमारी जो प्रगतिशील कक्षा है वो क्या होती है? विद्यार्थी केंद्रित होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? किसके अनुसार? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक को कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? और बच्चा कैसा है? प्राइमरी स्कूल का बच्चा है तो केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या बच्चों की मातृभाषा का? तो मैंने आपको टैग वर्ड्स में बताया है, सीडीपी के में भी और हिंदी के टैग वर्ड्स में भी, कि जहां पर केवल वर्ड आ जाता है वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। यहाँ पर भी केवल है, केवल क्षेत्रीय भाषा, केवल हिंदी भाषा नहीं, केवल अंग्रेजी भाषा नहीं, बच्चों की मातृभाषा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि बच्चों की जो मातृभाषा है उसका ही हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चा प्राइमरी लेवल का है, उसे अभी जो भाषा हम सिखाना चाहते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा, वो सिर्फ अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करेगा। तो बच्चे की मातृभाषा को हमें स्वीकार करना है और उसी भाषा में उनको पढ़ाना है। धीरे धीरे हम उनको दूसरी भाषा सिखा देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? ये कथन दिए गए हमें एक अध्यापक के, ये बताना है कौन से में लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन हो रहा है। फर्स्ट है विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेले। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो यहाँ इस ऑप्शन में उसने बोला है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं, तो ये ठीक है। लड़कों और लड़कियों, इसमें दोनों को ही बोला है, तो ये भी ठीक है। इसमें विद्यार्थियों बोला है, लड़के लड़कियों दोनों को बोला है, तो ये भी ठीक है। लेकिन 2nd नंबर का जो हमारा ऑप्शन है उसमें सिर्फ लड़कों को बोला है कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो इसमें क्या कर रहा है? वो लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर रहा है। 2nd नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? किसका? लिंग रूढ़िबद्धता का। फर्स्ट है सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो यहाँ पर लड़कों और लड़कियों दोनों को बोला है, तो ये सही है। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है, इसमें दोनों का ही बताया है, लेकिन बस ये बोला है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों का थोड़ा कम होता है, लेकिन बोला दोनों के बारे में है।
नेक्स्ट है एशियाई लोग। अब एशियाई लोगों में लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, तो दोनों हैं, तो ये भी ठीक है। इसमें है सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। इसमें बोला है कि लड़कियां लड़कों से अच्छा खाना बनाती है, तो इस कथन में क्या दिखा रहा है, लिंग रूढ़िबद्धता। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये टॉपिक है आपका लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर वाला टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपका क्वेश्चन 100% बनेगा ही बनेगा। अब देखिए आपका ये 28 दिसंबर 2022 का पेपर है और उसमें सीडीपी के पेपर में दोनों आए हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों आगे पीछे आए हुए हैं। और इसके अलावा सिर्फ सीडीपी में 2 क्वेश्चन है, इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें भी ये आए हुए हैं। तो आप मान के चलिए इसी टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ गए हैं एक पेपर में। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है, चाहे घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, लेकिन इससे आएगा जरूर। और एक और टॉपिक जो मैंने आपको बताया था पाड़ या ढांचा वाला, जब बड़ों के द्वारा छोटों को मदद की जाती है संकेतों से, इशारों से, तो उसको हम बोलते हैं पाड़ या ढांचा। उसको भी कैसे भी घुमा फिरा के दिखा सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन आपका जो आंसर है वो वही होगा, पाड़ या फिर ढांचा। नेक्स्ट है गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती हैं, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी। तो गुरजीत क्या करना चाहती है, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, तो वो कौन सी युक्ति का प्रयोग करेगी, ड्रामा, खेल, रोल प्ले या फिर वाद विवाद। तो वो क्या करेगी, रोल प्ले कराएगी बच्चों से, ताकि बच्चे करके खुद सीखे। अगर बच्चा खुद करेगा तो उससे वो जल्दी सीख पाएगा। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं किस पर, संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर या फिर प्रतिस्पर्धा पर। तो प्रतिस्पर्धा पर नहीं, कंपटीशन नहीं कराएंगे हम। पाठ्य पुस्तकों पर, केवल पाठ्य पुस्तकों पर नहीं, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर नहीं, इससे भी अवधारणात्मक समझ नहीं आएगी। जब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करेगा ना, तब उसकी जो अवधारणात्मक समझ है वो विकसित होगी। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट है जब एक शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। किस उद्देश्य से वो बच्चों को लेकर जाते हैं चिड़ियाघर, बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं तो ये मान लीजिए ये आपका एक टैग वर्ड है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियां। ये ऑप्शन आपको कहीं भी दिख जाए पॉजिटिव में तो ये आपको सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपको देखने ही नहीं है अगर आपको ये वर्ड मिल जाए, वास्तविक जीवन की परिस्थितियां। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है, इन्हीं में जो 20 क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ उसमें, लेकिन मैं फिर से लेके आई हूँ इसको आपको ये समझाने के लिए कि ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जाता है, बार बार नहीं लगभग हर बार ही पूछा जाता है। हो नहीं सकता ऐसा कि ये क्वेश्चन नहीं आए आपके एग्जाम में। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दे, आपका आंसर होगा पाड़ या ढांचा। ठीक है, जब बड़ों के द्वारा या शिक्षक के द्वारा बच्चे को इशारों में, संकेतों में कोई कार्य कराया जाता है, उनको सहायता दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पाड़ या ढांचा। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास नहीं, प्रत्यक्ष निर्देश नहीं। तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। किसके, सतत और समग्र मूल्यांकन। फर्स्ट है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना,
साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना। तो साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, तो वो तो हो गया हमारा योगात्मक मूल्यांकन जो साल के अंत में कराया जाता है। लेकिन इसने पूछा किसका है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सतत यानी कि जो लगातार चलता रहता है, समग्र, और समग्र का मतलब उसका पूरा मूल्यांकन कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, सब कुछ। केवल शैक्षिक गतिविधियां, मैंने टैग वर्ड्स में बताया केवल वर्ड जहां आ जाता है वो हमारा नेगेटिव हो जाता है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। फर्स्ट है विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना। तुलना जो वर्ड आ गया हमारा ये नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। बचा हमारा एक सेकंड नंबर का ऑप्शन, यही हमारा सही होगा। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, क्योंकि मूल्यांकन कैसा है? समग्र, तो इसमें सभी पहलू को हम क्या करेंगे? शामिल करेंगे। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 10 क्वेश्चन हमारे आज के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना। थैंक यू।